गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 हम लोग भूगोल में चर्चा कर रहे थे कल अ, अध्याय 1 का, जिसमें मैं आप लोगों को बताई थी संसाधन और उपयोग के बारे में, जिसमें हमने देखा था संसाधन का महत्व, उसका संक्षिप्त परिचय और संसाधन जो है किसी देश या राष्ट्र का किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक रूप से मेरुदंड होता है उसके बारे में। आज हम लोग उसी संसाधन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे और उसको हम वर्गीकरण करके एक एक करके हम देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं संसाधन को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है और चारों भाग का छोटा छोटा उपभाग है, किसी का 2 है और किसी का 4 उपभाग है। तो हर एक भाग पर हम संक्षिप्त रूप से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है संसाधन को और उसके जो उपभाग हैं वो है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो आप लोगों को पता है कि जैव संसाधन हम उसे कहेंगे जिसमें कि समस्त सजीव जगत आते हैं, जिसमें मानव समुदाय, वनस्पतियाँ और पशु पक्षी, ये समस्त जो सजीव जगत है वो आपका जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा जो है वो है अजैव। तो ठीक उसके विपरीत जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि चट्टान, खनिज, धातुएं, ये सारी चीज़ें आपका अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो है वो है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी 2 भाग हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरण संसाधन हम वैसे संसाधनों को कहेंगे जिसकी पूर्ति प्रकृति में पुनः पूर्ति होती है पुनः, और जिसका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं। जबकि अनवीकरणीय संसाधन हम वैसे संसाधनों को कहेंगे जिनका भंडार सीमित होगा और एक समय के बाद वैसे संसाधनों की समाप्ति हो जाती है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस हैं। ये सारे जो खनिज है वो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगला हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। पहला तो है व्यक्तिगत, जिस पर कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे उसकी अपनी खुद की ज़मीन जायदाद हो गई, उसकी संपत्ति हो गई, भूखंड हो गया, ये सारे व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक। समुदाय का मतलब हो गया कि जिस पर कि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समुदाय, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे धार्मिक स्थल हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, शमशान घाट हो गया, ये सारे। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन जो है वो किसी विशेष राष्ट्र या देश का अधिकार जिस पर होता है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और चौथा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो किसी राष्ट्र या देश के बाहर जो भी संसाधन मिलेंगे जिस पर हमारा नहीं बल्कि किसी दूसरे देश का स्वामित्व होगा, अधिकार होगा, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और एक चीज़ है कि समुद्र पर जो भी खनिज या संसाधन मिलते हैं तो उसको भी एक निश्चित दूरी पर बांटा गया है। जैसे कि समुद्र तट तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी खनिज संसाधन मिलेंगे, पाए जाएंगे, वो उस देश का संसाधन कहलाएगा। जबकि 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जो भी संसाधन पाए जाएंगे उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। और चौथा हम देखते हैं विकास के स्तर पर। तो इसके भी 4 उपभाग हैं। एक तो है संभावी। तो संभावी संसाधन में वैसे संसाधन आएंगे जिसको कि उपयोग में लाए जाने के लिए खोज किया जा रहा है और नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है, जिससे कि आगे चल कर के भविष्य में ऐसे संसाधनों का उपयोग हो सके। दूसरा है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन जो कि वर्तमान में हम देखते हैं और उसका उपयोग उसकी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की गई है और जो वर्तमान में देश को विकसित करने में आगे बढ़ रहा है। तीसरा है भंडार संसाधन। तो भंडार का मतलब होता है उसको भंडारित करना, संचित रखना।
तो ऐसे संसाधन जो है वो हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास में उपलब्ध हैं और ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है, लेकिन समय आने पर इसका सदुपयोग किया जाएगा। चौथा है संचित कोष। तो जिस प्रकार भंडारित संसाधन है उसी प्रकार संचित कोष भी है। संचित का मतलब होता है संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर रखना, और ये संसाधन भी भंडारित हैं और इसकी गुणवत्ता का, इसकी मात्रा का पता किया जा रहा है ताकि भविष्य में इसका उपयोग सही समय पर किया जा सके। तो आज हम देखे हैं कि संसाधनों को किस प्रकार 4 भागों में बाँटा गया है और उसके कौन-कौन से उपभाग हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि संसाधनों का नियोजन या संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।